दोस्तों, आज बहुत खूबसूरत दिन है ताकि पिछले दिनों से हम मेडिकल और जो बीमारियां आजकल चल रहे हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले दिन में कुछ डॉक्टर्स हमारे बीच में थे। आज बहुत सुंदर वक्त है। हमारा इनविटेशन को आदर करते हुए हमारे बीच में गायनेकोलॉजिस्ट ईएसए हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर रोहिणी शर्मा हमारे बीच में आए हैं। हृदय की गहराई से डॉक्टर, मैं आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू। क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's an honor to come here. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप बताइए अपने फैमिली के बारे में, कहाँ रहते हैं और कौन कौन घर में है, आपका मेडिकल फील्ड क्या है? मैं बेसिकली जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा घर सैनिक कॉलोनी में है। मेरे घर में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरा छोटा बेबी, वो सब रह रहे हैं। हस्बैंड अभी सुपर स्पेशलिटी में है तो वो दिल्ली में ही है। वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर लाइन में? वो भी डॉक्टर आपका है। पूरी फैमिली डॉक्टर लाइन में? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है। ओह, और मेरे फादर इन लॉ वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और मदर इन लॉ हाउसवाइफ रही है, तो मेरे लिए इजी रहता है जॉब करना मदर इन लॉ की हेल्प से। आप कितना साल से ईएसए में जॉब कर रहे हैं? मेरे को 1 ईयर हो गया है ईएसआई में जॉब करते हुए। और इससे पहले मैंने अपनी एमबीबीएस जीएमसी जम्मू से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली से ही है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से। अब उसके बाद का मेरा सारा रेजिडेंसी और एक्सपीरियंस सब दिल्ली से ही है। मैंने फोर्टिस में भी काम किया है जी। अब मैं वापस आके अपने जम्मू के पॉपुलेशन को ट्रीट करना चाह रही थी, उनकी हेल्प करना चाह रही थी, सो आई केम बैक। डॉक्टर जी, आपसे हमने बहुत बातें पूछने के लिए चाहते हैं। जी हमारा जो व्यूअर्स से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं क्राइस्ट चर्च स्टूडियो से, जो भी प्रोग्राम आते हैं, जो देखने वाले हमारे काफ़ी लोग हैं, उनका मन में भी कुछ ऐसे डाउट है। इन दिनों में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं आदरणीय हमारे बीच में प्राइवेट सर है ईएस हॉस्पिटल से, जो पिछले इंटरव्यू में भी हमारे साथ में थे। मैं हृदय की गहराई से प्राइवेट सर को भी स्वागत करता हूं। आगे हम उनकी द्वारा डॉक्टर से हम सुनेंगे, आपकी हर एक बातों का जवाब उनसे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी ये जो इंटरव्यू, ये जो डिस्कशन है, आपके लिए भी जीवन में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग को लेकर आएंगे। आइए हम स्वागत करेंगे प्राइवेट सर को। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर रोहिणी शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट आए हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और कीमती समय आप निकाला और पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, हम आज आपसे कुछ गायनी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा मैडम, जो कि प्रेगनेंसी के लिए है, के बीच में है मैम, कि प्रेगनेंसी में कैसे एक प्रेग्नेंट वूमन की डाइट होनी चाहिए और एंटीनेटल कैसे उनको करना चाहिए, उसके बारे में ये सवाल रहेगा मेरा। जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डायरेक्टली 8th या 9th मंथ में आते हैं विद सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस, इतने ज़्यादा आगे चीज़ें बिगड़ चुकी होती हैं। तो अगर ये मेरा मैसेज मैं ज़रूर उन सब फीमेल्स को देना चाहूँगी कि अपनी प्रेगनेंसी केयर में कम से कम 4 विजिट्स, मिनिमम 4 विजिट्स तो आप डॉक्टर से मिले। लेकिन जैसे हमारी गाइडलाइंस बोलती हैं कि 8 विजिट्स तो होनी ही चाहिए। इन केस अगर किसी भी कारणवश वो नहीं आ पाती हैं हॉस्पिटल में, तो एक तो पहले 3 महीने में एक हो जानी चाहिए, जो हम बोलते हैं तीसरे महीने की एक विजिट होनी चाहिए, एक 5वें महीने की विजिट होनी चाहिए, एक 7वें महीने की, 7वें 8वें महीने के बीच में होनी चाहिए, और एक लास्ट में 9th मंथ में विजिट हो जानी चाहिए। मिनिमम 4 विजिट्स तो हम मांगते हैं। इस दौरान हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें पेशेंट के ब्लड या हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं कि खून की कमी तो नहीं है, बाकी कुछ इन्फेक्शन, वायरस, हेपेटाइटिस, ये सब तो नहीं है। थायराइड चेक कर लिया जाता है, यूरिन का टेस्ट कर लिया जाता है। ये टेस्ट हमारी प्रेगनेंसी में उसके फर्दर वो कैसे प्रोसीड करती है, कुछ मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है, या कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे आगे जाके, उनमें हमें हेल्प करती हैं।
इन सब में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमें वो कराना चाहिए। बाकी डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं अलग अलग टाइप की डाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Yes, ma'am. तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको बहुत कॉस्टली या बहुत वैसी डाइट लेनी चाहिए। Okay. हमारी इंडियन डाइट वैसे भी बैलेंस्ड डाइट है, अगर हम उसको बहुत तरीके से लें। जैसे हम लोग रोटी चावल ये सब कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देता है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन सब्जियां हैं, चने हैं भुने हुए, ये आयरन और विटामिन्स ऐड कर देते हैं। ठीक है। प्रोटीन के लिए हम दालें खा लेते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स चिकन ये सब भी प्रोटीन ऐड कर देता है। ये सब मिलके अगर आप एक मिक्स डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो प्रेगनेंसी में खून की कमी या कमज़ोरी, जिसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो नहीं होती है। और बच्चे की ग्रोथ पे अच्छा, एक हेल्दी बेबी हो सकता है। बच्चे की ग्रोथ में अच्छा असर आता है, हेल्दी बेबी। मैम ये थोड़ा सा रहता है कि प्रेग्नेंट मूव कह रही है कि हमें ज़्यादा रेस्ट करना है, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कि काम करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए, और कौन से ट्राइमेस्टर में मैम उनको रेस्ट करना चाहिए और कौन से ट्राइमेस्टर में मैम उनको काम करना चाहिए? कैसे प्रिकॉशंस रहेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, प्रेगनेंसी मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। ओके। ये नेचुरल प्रोसेस है। भगवान ने जब ये सारा प्रोसेस एक वुमेन को दिया है तो डेफिनेटली उसके अंदर इतनी शक्ति भी दी है कि वो सब चीज़ें हैंडल भी कर लेती है। तो एज सच अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर्स में, स्टार्टिंग के मंथ्स में, अगर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है तो बेड रेस्ट बिल्कुल भी हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि बेड रेस्ट से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और डेफिनेटली ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है। आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइक डायबिटीज़ और ये सब होने के चांसेस होते हैं। तो वुमेन को एक्टिव रहना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, वॉक करते रहना चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन रूटीन वर्क वो अपना ज़रूर कर सकते हैं। अगर बेड रेस्ट की बात करें तो मैं बेड रेस्ट तो लास्ट तक भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल एंड के ट्राइमेस्टर तक बेड रेस्ट पे आ जाओ। आप जनरली वॉक और ये सब तो बिल्कुल कर सकते हो, बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर हो तो वो अलग चीज़ है। मैम जैसे आजकल नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही है और सजेरियन से ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो क्या कॉज है कि नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही है और सजेरियन ज़्यादा हो रही है? इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं मैम? ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं, बट द थिंग इज़ कि नॉर्मल डिलीवरी, देखो मैं अपने पेशेंट को हमेशा एक बात बताती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट करेगा, सिजेरियन मैंने करना। सो नॉर्मल डिलीवरी में हम पेशेंट को पेन लेने देते हैं, नेचुरल जो पेन आते हैं। अगर मान लीजिए उनका टाइम पूरा होने तक भी पेन नहीं आई तो हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियली भी पेन इंड्यूस करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट वो पेन कितनी टॉलरेट कर पाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं, अपने पास आजकल एक टर्म है सिजेरियन डिलीवरी और मैटरनल रिक्वेस्ट, कि मदर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं लेना चाह रहे। इसी की वजह से भी सिजेरियन रेट बढ़ गया। अदरवाइज मेरे ख्याल से ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इंटेंशनली सिजेरियन किया जाता है, अनटिल अनलेस कुछ मेडिकल रीज़न हो, बेबी का साइज़ बड़ा हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, या फिर बच्चे की जो नाल है वो नीचे की तरफ हो, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, या रास्ता छोटा हो कैनाल का, बर्थ कैनाल जिसको हम बोलते हैं। तो ये कारण होते हैं ऑपरेशन होने के लिए। अदरवाइज बिना ट्रायल के या बिना किसी उसके तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर सिजेरियन करता है विदाउट एनी रीजन। ये यानी कि आपका कहने का मतलब है कि कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे मेडिकल कंडीशन के में ही आप एलएससीएस करते हैं, लेकिन नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल इनिशियली नॉर्मल डिलीवरी। जैसे आपने भी मैम काफ़ी सिजेरियन की हैं, जैसे फिटल डिस्ट्रेस होता है, आपने 75 सेकंड में फिटल एलएससीएस किया था क्योंकि बेबी उस दिन फिटल डिस्ट्रेस हो गया था। आप इतने फास्ट सर्जन हैं मैम, आपने बच्चे की लाइफ को बचाया और फटाफट से एलएससीएस करके उसकी लाइफ सेविंग की। तो कैसा लगता है मैम जब आप ऐसे सर्जरीज करते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं अपने आप को? देखो, मेरी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करूं। ऐसा नहीं है कि सिजेरियन कुछ कॉम्प्लिकेट कर देता है बॉडी को या सिजेरियन नहीं करना चाहिए। नो डाउट रिकवरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत अच्छी होती है।
अच्छी तरह से जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू सिजेरियन, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी में आप 3-4 डेज में बिल्कुल अपने काम में कर सकते हैं, दोबारा अपना काम तो कर ही सकते हैं। सिजेरियन में उसी चीज़ के लिए 1 वीक लग जाता है पूरा। तो रिकवरी के थोड़े स्पीड की फ़र्क है, अदरवाइज ऐसा सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में कोई फ़र्क नहीं है। बट मैं ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमेशा अपने पेशेंट को काउंसिल करती हूँ। पर नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कभी कभार लास्ट मोमेंट पे आके बच्चे जो है धड़कन खराब हो जाती है, पॉटी कर देता है बच्चा, या फिर सेकंड स्टेज अरेस्ट में चला जाता है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि बेबी को सेव करने के लिए करना पड़ता है इमरजेंसी में। और उस समय ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना बच्चा है, मुझे इसको बचाना है किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, और मदर की लाइफ को भी रिस्क पे नहीं डालना। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं अपना डिसीजन देती हूँ कि पेशेंट और उसके हस्बैंड को, उनके रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करके साथ में, ये एक शेयर्ड डिसीजन होता है, दोनों को कॉम्प्लिकेशन बताई जाती हैं, फिर उनकी तरफ से जो भी रहता है तो वो मेरा डिसीजन रहता है। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सीए सर्विक्स क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में मैम आपके क्या व्यूज़ हैं, इसके बारे में बताएं हमें। जी, सीए सर्विक्स हम बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी, कैंसरस बीमारी हो जाती है जो बच्चेदानी के मुंह से होती है। और सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहती, आगे जाके पूरी बॉडी में भी फैल सकती है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर मोस्टली जो है वो, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण तो ये होता है एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये बहुत कॉमन वायरस है, हर फीमेल को अपनी लाइफ टाइम में एक बार ये इन्फेक्शन हो ही जाती है, 90% फीमेल्स में होती है। बट बॉडी में ये टेंडेंसी होती है कि वो इस इन्फेक्शन को खुद क्लियर कर देते हैं। लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से, प्लस बाकी के हाई रिस्क फैक्टर जैसे जल्दी शादी होना, मल्टीपल मैरिजेस रखना या मल्टीपल पार्टनर रखना, या फिर आपके पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हों जिसमें एचपीवी इन्फेक्शन आपको रिपीटेडली मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा चाइल्ड बर्थ होना जिसकी वजह से सर्विक्स को बार बार चोट आ रही है, ट्रॉमा आ रहा है, उसकी वजह से भी, या स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर है जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है साथ में। अगर फीमेल स्मोकिंग करती है तो, अगर तंबाकू खाती है तो उसको भी सीए सर्विस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब दे आर इंक्रीज चांसेस। अगर जैसे मान लीजिए कि एचपीवी इन्फेक्शन जो है, मैंने बताया जैसे कि हर फीमेल को अपनी लाइफ टाइम में एक बार होता है, बट वो बॉडी की इम्यूनिटी होती है कि वो उसको क्लियर कर देता है खुद से। लेकिन जैसे अगर इम्यूनिटी कम है, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, तो क्लियर नहीं कर पाता है, तो वो इन्फेक्शन आगे जाके कैंसर में बदल जाती है। ये सब रीजन। इसकी कोई वैक्सीनेशन भी आई हुई है मैम? बिल्कुल आई है, रोबस्ट वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीनेशन हम उसको बोलते हैं। गार्डासिल 4 है, गार्डासिल 9 है, अभी लेटेस्ट आई है। 9 में जितने भी हाई रिस्क एचपीवी के स्ट्रेन है उसने कवर किए हैं। वैक्सीनेशन आप बिल्कुल 9 to 14 इयर्स के बच्चों को तो देना ही देना है, फीमेल्स को। 9 से 14 साल के बच्चों को देना है, कंपलसरी है ये? बिल्कुल। और आप इनफैक्ट आप जो न्यू गाइडलाइंस आ रही है कि वो बॉयज को भी देना है। बॉयज को भी? बिल्कुल। और अगर किसी तरह से 14 इयर्स तक आप बच्चों को नहीं दे पाए, क्योंकि 14 इयर्स तक 2 डोजेस लगती हैं। अगर 14 इयर्स तक नहीं दे पाए तो 14 to 26 इयर्स में भी आप इनको दे सकते हो। इसको हम कैचअप वैक्सीन बोलते हैं। और आफ्टर 26 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हिस्ट्री, आपके टेस्ट, ये सबको देख के आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको बिल्कुल सलाह दे सकता है कि 45 इयर्स तक आप ये वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। तो इसकी मैम, जैसे किसी को लग रहा है, डाउट लग रहा है कि सीए सर्विक्स, तो क्या इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे फीमेल्स को जिसकी वजह से उसको पता होना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। अगर पेशेंट को परसिस्टेंट वजाइना से डिस्चार्ज आ रहा है, पानी निकल रहा है, स्मेल आ रही है, और ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो रिपीट नहीं, मतलब ठीक नहीं हो रही है, रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही है, रिपीटेड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर साइकिल्स के मिड में जो है उनको ब्लीडिंग हो रही है, या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बहुत कॉमन कॉज होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि
पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीड जिसको हम बोलते हैं कि अब उनकी वैसे नॉर्मली नेचुरली पीरियड्स बंद हो चुके थे, अब है। 1-1.5 साल के बाद उनको फिर से 1 स्पॉट 2 स्पॉट या नॉर्मल ब्लीडिंग हो गई। ओके, तो वो थोड़ा सा हमें डाउटफुल होना चाहिए इस चीज़ों को लेके कि ये ब्लीडिंग या ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। नॉर्मली एक हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पैप्समियर, ओके, छोटा सा टेस्ट है, 5 मिनट्स का Okay, टेस्ट है, okay. ऑफिस टेस्ट है। आप आए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो टेस्ट लेंगी, उसमें स्टार्टिंग के चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ये टेस्ट जैसे आप मैरिड हैं या 21 इयर्स की एज से, ये टेस्ट आपको हर 1 साल में कराना चाहिए। ओके, इसका एक ऑल्टरनेटिव LBC होता है, वो आप हर 3 साल में करा सकते हैं। और अगर आप LBC और HPV टेस्टिंग दोनों को मैच करके मिक्स करके टेस्ट कराते हैं तो आपका ये जो रिपीट करने का प्रोसेस है ये 5 इयर्स में हो जाता है। ओके, तो आइडली हर फीमेल को पैप्समियर या LBC तो करवाना चाहिए, एनुअली पैप्समियर या 3 ईयरली LBC। ओके, इसके अलावा हम एक VR टेस्ट आता है, वो हम अपनी OPD में देख लेते हैं, चेंजेस देखते हैं सर्विक्स में, कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है। अगर कुछ बदलाव आता है बच्चेदानी के मुंह में तो हम वहाँ से एक टुकड़े की जांच लेके उसको टेस्टिंग Okay. करा देते हैं। ओके। मैम अगर डायग्नोज हो गया कि CA सर्विक्स है, उसके बाद आपका क्या प्लान होता है मैम? सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होती है और मेडिकल इंटरवेंशन क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, CA सर्विक्स मैंने वही बोला कि मैं इसलिए पैप्समियर या सबको अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि पैप्समियर से आपका छोटे से छोटा जो चेंज है, ओके, जो हमें ना सर्जरी करने की ज़रूरत है ना कुछ, उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी वो कैंसरस भी नहीं होता है, ओके, उसके पहले ही प्री कैंसरस चेंजेस हमें पता चल जाते हैं। ओके, लेकिन किसी तरह से अगर आप नहीं आए हैं और CA सर्विक्स डायग्नोस हो गया है ओके, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी स्टेज क्या है। अगर Okay. वो स्टेज 1 में है जिसमें जो सर्विक्स है सिर्फ बच्चेदानी के मुंह तक ही सीमित है, तो हम Okay. ऑपरेट करके बच्चेदानी निकाल के बिल्कुल पेशेंट को बचा Okay. सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट है उसमें। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कैंसर फैल गया है तो हमारे पास रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और भी Okay. बाकी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर जो आपने साइन सिम्टम बताए हैं, लक्षण बिल्कुल। बताए हैं, अगर किसी को हो रहे हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, पर बिल्कुल। आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोग शर्माते हैं मैम, ये चीज़ बताने में उनको शर्म आती है, नहीं बता पाते, तो उसके लिए आप फिर क्या मैम देंगे, सलाह क्या देंगे मैम? उनको तो मैं बस ये सजेशन दूंगी कि अपनी जिंदगी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और हम इंडिया जैसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें पूरा घर जो है वो फीमेल पे डिपेंडेंट है। यस मैम, आप यू आर राइट समझ रहे हैं कि मदर के बिना हम अभी तक भी घर एंटर करते हैं। जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी यस को यस ढूंढते थे, यस मैम, आज शादी हो गई है तो मदर इन लॉ को ढूंढते हैं। यस यस कि मैम, घर पे माँ रहेगी तो हमें लगता है कि घर चल रहा है। यस यस मैम, घर पे फीमेल अगर हेल्दी रहेगी तो आपका घर बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने लिए तो करें ही करें और अपने घर का भी ख्याल रख के अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। और मेरे को लगता है जितनी जल्दी आप ये टेस्ट करवाएं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, सबको करवाने चाहिए। और अपना ट्रीटमेंट जो है वो, अगर कभी ऐसा खुदा ना खास्ता हो गया तो हम करें उसका treatment। सबसे पहले तो अपनी मदर को ही डिस्कस करना चाहिए ना, जो अगर बिल्कुल। यस या फिर हाँ आगे जी। जाके फिर बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे हमारे घर पे जितनी भी फीमेल्स हैं, यस यस किसी एक को भी अगर नॉलेज है तो उसके बारे में आपस में डिस्कशन कर लेनी चाहिए, अपनी माँ से, अपनी बहन से, शर्माना जिसके नहीं चाहिए, साथ आप यानी कि- कंफर्टेबल हो आप उनसे ठीक कीजिए। है। आप अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, अभी क्या करना चाहिए। और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल आना चाहिए। ओके मैम, मेरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि फाइब्रॉइड यूट्रस क्या होता है मैम, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या है मैम, इसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, इसके बारे में आप बताएं मैम। जी, फाइब्रॉइड यूट्रस जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी की गांठ ओके या बच्चेदानी की रसोली, ओके ये जो है अलग अलग टाइप से होती है। इसके साइज पे डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। और कुछ पेशेंट्स जो हैं जिसमें ये इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है, कहीं किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं तो बच्चेदानी में गांठ नज़र आ गई, लोग बहुत डर जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई कैंसरस चीज़ नहीं है और आगे चल के ये कोई ख़राब बीमारी या कैंसर नहीं बनाने वाली। इसके लिए तो आप बिल्कुल चिंता से रहित हो जाए। ओके बाकी ये है कि ये साइज कितना है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है ओके और ये होती क्यों है,
इसकी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जिनमें हाई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता हार्मोनल है, बिल्कुल उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर जल्दी शादी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से भी चांसेस हैं कि फाइब्रॉइड होने के जो पेशेंट में या फीमेल में वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नली मतलब बच्चा नहीं है उसके भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं फाइब्रॉइड में। फाइब्रॉइड होते ही मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड को लेके आते हैं और बहुत घबराए हुए होते हैं कि मैडम रसोली हो गई है, ये कुछ और तो नहीं बन जाएगा। मैं उनको यही बोलूँगी कि जब तक वो रसोली आपको परेशान नहीं कर रही है, छोटा साइज़ है, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आगे जाके बच्चेदानी में कैंसर तो नहीं बनेगा। बाकी चीज़ें अलग हैं, अगर किसी और की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी अलग है, लेकिन फाइब्रॉइड कभी कैंसर नहीं बनाएगा। दूसरा, फाइब्रॉइड जो है पेशेंट को कैसे प्रॉब्लम दे सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हम बोल सकते हैं कि पीरियड्स के दौरान पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को एब्डोमेन में हैवीनेस हो जाती है। और एक बहुत कॉमन कॉज होता है कि फाइब्रॉइड कौन से एरिया में प्रेजेंट है, उसकी वजह से बच्चेदानी के अगर इंटरनल वाली साइड पे फाइब्रॉइड है तो इनफर्टिलिटी या बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि उस फाइब्रॉइड की लोकेशन कहाँ पे है, फाइब्रॉइड का साइज कैसा है, उसको निकालने के लिए हमें दवाइयों का यूज करना है या ऑपरेशन का यूज करना है। ये सब आपके सिम्टम्स, आपकी प्रॉब्लम और फाइब्रॉइड के साइज पे डिपेंड करता है। तो मैम इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाते हैं इसके लिए आप? अल्ट्रासाउंड सबसे मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड है। एक बार अल्ट्रासाउंड हमारे पास आ जाए तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइज और कितने कभी कभी मल्टीपल फाइब्रॉइड होते हैं। एक ही यूट्रस में जो है 10 से 12 फाइब्रॉइड भी मिल सकते हैं हम लोगों को। एक ही यूट्रस में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड 11-12 सेंटीमीटर्स का मिल जाता है अगर आप लेट प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे। तो उसको डिपेंड करके हम MRI वगैरह करा के चीज़ें देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड ही है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। या फाइब्रॉइड मैपिंग हम उसको बोलते हैं कि कौन कौन से एरिया में फाइब्रॉइड है। इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें सर्जिकली रिमूव करना है तो हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो सर्जिकल में आप क्या प्रोसीजर क्या करते हैं मैम? देखिए, अगर तो 2 to 3 सेंटीमीटर का है और परेशान नहीं कर रहा है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन अगर बड़ा है और वो बच्चेदानी के अंदर की तरफ से आ रहा है तो हमारे पास एक हिस्टेरोस्कोप करके इंस्ट्रूमेंट होता है, वो दूरबीन होती है। हम बच्चेदानी के मुंह से ही अंदर जाते हैं और जो फाइब्रॉइड है उसको निकाल देते हैं। उसमें कोई चीरा, कोई कट पेट पे कुछ नहीं आता है। अगर बाहर वाली साइड है बच्चेदानी के जो पेट की तरफ ज़्यादा है, फिर आजकल तो लेप्रोस्कोपिक हम लोग बहुत अच्छे से निकाल देते हैं, जिसमें छोटे छोटे 2 होल्स बना के हम उसमें से फाइब्रॉइड निकाल देते हैं। ओके। अगर बड़ा तो फिर आप ओपन सर्जरी करते हैं? नहीं, आजकल तो हमारे पास लेप्रोस्कोपी के लिए मॉर्सिलेटर अवेलेबल होते हैं। आप आराम से लेप्रोस्कोपी के लिए मायोमेक्टमी करके मॉर्सिलेटर से उसको बाहर निकाल सकते हैं। वो क्या होता है मैम? मॉर्सिलेटर एक मशीन होती है जिसमें फाइब्रॉइड के छोटे छोटे वो टुकड़े करके एब्डोमेन के अंदर से ही फिर वो छोटे से होल से बाहर निकालते हैं। अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपने बताया है तो इमीडिएटली यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना है। अगर उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट में हैवीनेस लग रहा है, तो मैं जरूर बोलूंगी कि एक बार आके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। कॉमनली ये किस एज में होने के चांसेस होते हैं मैम? 30 to 50 इयर्स। 30 to 50 इयर्स मोस्ट कॉमन है। हाँ जी। तो बाकी 50 अगर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है और पेशेंट आफ्टर 45 मेनोपॉज में चले जाती हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग मेनोपॉज के बाद खुद ही रिग्रेस कर जाता है। इसमें कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। ये बिनाइन और मिलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं मैम? बिनाइन नॉन कैंसरस मैंने नॉन कैंसरस है, मिलिग्नेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों में कई बार ये थोड़ा सा डाउट रहती है कि बच्चेदानी निकाल दी या फिर से तो नहीं कैंसर हो जाएगा हमें, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मोस्टली जो गांव के लोग होते हैं उनको ये रहता है ये कैंसर है हमारा, निकाल दिया दोबारा तो नहीं हो जाएगा कहीं, तो इसके बारे में मैम आप थोड़ा सा बताएं। देखो, बच्चेदानी के अलग अलग पार्ट होते हैं। एक तो बच्चेदानी खुद जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, उसकी ट्यूब्स होती हैं, उसके साथ अंडेदानी अटैच होती है, नीचे बच्चेदानी का मुंह होता है और फिर आगे नीचे का जो रास्ता जिसको हम वेजाइना बोलते हैं। हर एक का कैंसर डिफरेंट होता है। अगर हमने बच्चेदानी के मुंह की वजह से कैंसर की वजह से निकाला है
मोस्टली उस टाइम पे हम लोग मार्जिन पूरे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अंडेदानी भी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम उस पे निकालते हैं, एज फैक्टर्स के और सबसे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी और चीज़ का कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन वो इसके रिलेटेड नहीं होगा। ओके। तो हर एक चीज जो है वो अलग है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर अलग है, बच्चेदानी का कैंसर अलग है, अंडेदानी का कैंसर अलग है, और किस टाइप का कैंसर है और किस हद तक फैला है उस पे डिपेंड करता है कि ये कैंसर दोबारा वापस आ सकता है कि नहीं। वो फिर आप डायग्नोज तब होगा जब आप भेजोगे बायोप्सी हिस्टोपैथ के लिए भेजोगे, उसके बाद ही पता चलेगा पेशेंट किस सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं हमारे पास, पेशेंट के टेस्ट हुए हैं उसमें किस टाइप का कैंसर नजर आया है, और वो कैंसर कितना ज़्यादा फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्नोसिस बताते हैं कि आपका ये कैंसर वापस आने के चांस है या नहीं। कुछ लोग हैं जैसे अल्ट्रासाउंड करवाई तो फाइब्रॉइड्स आ गए उनके यूट्रस में, तो वो डर जाते हैं, पता नहीं क्या है, तो इसके बारे में मैम आप कुछ बताएं मैम। तो नहीं, फाइब्रॉइड से बिल्कुल नहीं डरना है। ओके। फाइब्रॉइड को हम बहुत आराम से, अगर हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में आ जाता है और अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो हम उसको, कुछ हमारे पास मेडिसिन हैं जिसको देके हम उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं। अगर सिम्टोमेटिक भी हैं, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो भी छोटे साइज के फाइब्रॉइड को हम ऑलमोस्ट मेडिसिन से ही मैनेज कर लेते हैं। और अगर साइज बड़ा है और कुछ और सिम्टम्स भी दे रहा है, जैसे कभी कभी वो प्रेशर, ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, किडनीज पे प्रेशर डालता है, किडनी पे इफेक्ट डालता है, जिसमें हमें फाइब्रॉइड को निकालना जरूरी बन जाता है। वो भी आराम से आजकल ओपन या लेप्रोस्कोपिकली दोनों तरीके से हो रहा है। चाहे कितना भी बड़ा फाइब्रॉइड हो, हम लेप्रोस्कोपिकली भी रिमूव कर सकते हैं उसको, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है फाइब्रॉइड को लेके। और फाइब्रॉइड कोई बच्चेदानी का कैंसर नहीं होता है जिसको देख के आपको लगेगा कि ये मुझे कौन सी बीमारी होगी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, या डर के अंदर बैठ जाना, क्योंकि हमारी फीमेल्स डर बहुत जाती हैं जल्दी आजकल। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। डिपेंड ही सारा फीमेल पे होता है ना, घर का खाना बनाना, पूरी फैमिली एक फीमेल पे डिपेंड होती है, तो हमें मैडम उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो उनका ध्यान आप उनको आप भी समझाएं, जो अपने घर के मेल मेंबर्स हैं वो भी समझाएं कि ध्यान आप उनको हॉस्पिटल में ला के देंगे, ना कि उनको घर पे बिठा के कर सकते हैं। जितनी जल्दी हमें चीज़ों का पता चले उतनी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है और उतना परसेंटेज अच्छी होती है उसकी रिकवरी की, और दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक हस्बैंड का क्या रोल है मैम? आप ये बताएं कि अगर कोई ये फाइब्रॉइड हो जाता है मैम, तो हस्बैंड क्या करे, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे करे, वो कैसे समझाए, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं मैम। नहीं, हस्बैंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन फीमेल्स, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे भी फीमेल की लाइफ में हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो फीमेल सारी की सारी हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। फॉर इमोशनल सपोर्ट, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों में। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फीमेल सिर्फ एक इंसान से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, वो होते हैं हस्बैंड से। ठीक है, तो जब उनको छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो वो हस्बैंड को जाके शेयर करते हैं। तो हस्बैंड को स्टेप्स बहुत जल्दी लेने चाहिए कि मेरी वाइफ को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको डिस्चार्ज हो रहा है, उनको ब्लीडिंग हो रही है, या परसिस्टेंटली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको पहले तो समझाएं, मोटिवेट करें कि आई एम देयर विद यू, मैं साथ हूँ तुम्हारे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। वैसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल और मोटिवेशन में, क्योंकि फीमेल्स हमारी आराम से नहीं अभी तो मैं चल सकती हूँ, अभी तो मैं कर सकती हूँ काम। कुछ लोग मैम नेग्लिजेंसी कर देते हैं, नहीं दिखा लेंगे, तो फिर क्या कहना चाहिए? जनरली ऐसे ही करती हैं हमारी, क्योंकि वो उनका नेचर ही गिविंग नेचर होता है कि अभी मैं घर के काम में उलझे रहते हैं, कभी बच्चों के पेपर आ गए, कभी कुछ आ गया, तो फिर उनको टाइम ही नहीं लग पाता मैम। हाँ जी, कि अभी तो मैं ठीक हूँ, मैं आगे जाके फिर कभी ट्रीटमेंट ले लूंगी। लेकिन हस्बैंड को मोटिवेट करना चाहिए अपनी वाइफ को कि नहीं ठीक है, जो भी है एक बार आके हम चेक। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, करा के अपने आप को टेंशन फ्री कर लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड किस एज में स्टार्ट हो रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में मैम, और अगर उनको शुरू हो जाते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, और इसके बारे में आपके क्या मैम
सलाह क्या है मैडम आपकी? जी जी। देखो, जब आज के टाइम पे जो आज सिचुएशन इस टाइम पे चल रही हैं, सिनेरियोज, हार्मोनल चेंज, डाइट और बहुत ओके। सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, ओके। नॉलेज है, इन सब के बेसिस पे तो मैं नहीं बोलूँगी, बट देयर आर स्टिल सम चेंजेस इन द बॉडी कि ओके। फीमेल कैन एक्वायर पीरियड स्टार्ट होना उनको 9 इयर्स टू 14 to 15 इयर्स ओके, 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। 9 इयर्स से ओके। स्टार्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट उससे पहले भी अगर होते हैं तो फिर हम उनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। ओके। वी हैव सीन गर्ल्स हैविंग पीरियड 7 इयर्स 8 इयर्स पे भी, ओके। बट वो हम उसको नॉर्मल रेंज में काउंट नहीं करते हैं। नॉर्मल रेंज इज 9 to 14 to 15 इयर्स। 14-15 इयर्स तक हम वेट कर सकते हैं। ओके। देखो, पीरियड्स के रिगार्डिंग बच्चे बहुत छोटे होते हैं जब उनको फर्स्ट टाइम वो एनकाउंटर करती हैं गर्ल्स yes, पीरियड्स, ma'am. तो एक तो हमारी सोसाइटी ने उसको स्टिग्मा बनाया रहता Yes, है, yes, yes, शेम yes. बनाई रहती है दैट किसी को शेयर नहीं करना है, यस यस मैम। और प्रॉपर उनको नॉलेज या एजुकेशन नहीं दी जाती इसके रिगार्डिंग कि कैसे कैसे आपको पीरियड्स को हैंडल करना है, Yes, कैसे yes, ma'am. सिचुएशन को हैंडल करना है। मेरे को लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो मदर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले यस यस करती है। मैम। आप उनको ज़रूर बताएं कि ये नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई इम्प्योर प्रोसेस है, इम्प्योर ब्लड नहीं है जिसमें हम बोलते हैं कि अशुद्ध खून जा रहा है या गंदा खून जा रहा है। Yes, ऐसा yes, कुछ ma'am. नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। आपकी बॉडी का ही जो ब्लड है वो निकल रहा है इसके अंदर। इसमें आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। हर 4 से 6 घंटे में आपको अपना सैनिटरी जो पैड है वो चेंज करना चाहिए। वॉश जो है नॉर्मल जेंटल वॉश यूज़ करना चाहिए, कोई इरिटेबल वॉश जिसको हम बोलते हैं सफाई के लिए वो यूज़ नहीं करना चाहिए। अनहाइजीनिक गंदे कपड़े यूज़ नहीं करने ओके। चाहिए। ओके। आप बिल्कुल स्टेराइल सैनिटरी पैड जो है वो इस्तेमाल करें अपने ओके। बच्चों के लिए, ओके। और उनको कोशिश करें जब ये 9 की एज के आसपास आते हैं तो मीनार के होने से पहले अपने बच्चे को थोड़ा एजुकेट करें इसके बारे ओके। में। उनको बताएं कि ये प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लगता है अगर मदर बहुत अच्छे से अपनी बच्ची को डिस्कस करेगी चीज़ें तो बच्चे के लिए कुछ फियर, एंजाइटी, ये जो हम मिनारकी पे बच्चों में देखते हैं वो सब नहीं आएगा। ओके मैम, क्या स्कूल में भी ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, इसके बिल्कुल। बारे में बताना चाहिए? क्या आपने कोई एफर्ट्स लिए इसके लिए मैम? बिल्कुल, मैंने बहुत बार स्कूल में कैंप्स लगाए हैं, ओके। एजुकेशनल अपने स्पीच दी हैं जिसमें मैं मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल्स को या 10 इयर्स के बच्चों को मैं जाके वहाँ पे समझाती हूँ, उनको ओके। इंट्रोड्यूस करती हूँ व्हाट आर द सैनिटरी पैड्स, कैसे हम ओके। सैनिटरी पैड्स को यूज़ कर ओके। सकते हैं। इनफैक्ट उनको तरीका बताती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि डाइट क्या रखनी चाहिए, आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करनी ओके। है, और हैंड वॉश करना है पैड यूज़ करने से पहले, पैड यूज़ करने के बाद। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं यस मिट्टी यस वाली मैम, चीज़ों उनको से। नॉलेज भी नहीं हाँ, होती बेचारों को। कभी गंदे हाथ होते हैं, देन दे Yes, यूज yes. वही हाथों से वो पैड चेंज करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार मैम क्या होता है बच्चों में एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इसके क्या कॉज हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है मैम? देखो, अगर 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ओके। या फिर एक दिन में आप 4 से 5 पैड से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे ओके। हैं ओके। तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ओके। क्योंकि अभी बच्चा छोटा होता है तो उसका जो पूरा हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, एक जो साइकिल का हार्मोन जो कंट्रोल कर रहे ओके। होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं, ओके। जिसकी वजह से पीरियड्स में इशू आ जाते हैं। ओके। किस किस चीज़ों पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए मैं ये ज़रूर बताती हूँ। अगर जैसे मैंने आपको बताया हैवी ब्लीडिंग के कि 7 डेज से ज़्यादा हैवी ब्लीड हो रही है, या फिर आपको 4 to 5 पैड्स इस्तेमाल हो रहे हैं पर डे के ओके। अकॉर्डिंग, या फिर आप ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ से पीरियड्स ही नहीं आए हैं। ओके। अगर 3 मंथ्स तक का गैप है, ओके, बच्चों में अभी डेवलप होने में टाइम लगता है उनका पूरा एक्सेस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बट अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको उसकी डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ रिस्क मतलब चीज़ें होती हैं जो मदर को पता होनी चाहिए। एक अनएजुकेटेड फीमेल भी अगर मदर रहेगी जो उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, और अगर एजुकेटेड फीमेल भी रहेंगी, तो दोनों टाइप की मदर्स को पता होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को बताना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, और क्या क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं डाइट को लेके, और कैसे उनको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना है। मैम, इससे क्या खून की कमी भी हो सकती है, और फिर डाइट क्या लेनी चाहिए बच्चों को इस जी बिल्कुल, अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो खून की कमी तो होगी ही। जैसे कि मैंने बताया, ये कोई इम्प्योर ब्लड नहीं है, ये कोई अशुद्ध खून नहीं है, गंदा खून नहीं है, ये आपकी बॉडी का ही खून निकलता है। ओके। तो अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपके शरीर से कुछ गंदा खून नहीं जा रहा, आपका अपना खून जा रहा है। तो डाइट का बहुत ध्यान रखना है।
आयरन रिच फूड लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन पालक वेजिटेबल्स, वगैरह पालक ले लिया, ओके गुड़ ले लिया, चने ओके ले लिए, ओके ये सब आयरन को इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन भी साथ में आप इंक्लूड करो, जैसे पनीर हो गया, दालें होगी जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉनवेज खाते हो तो चिकन और अंडे भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, और फ्रूट्स जरूर ऐड करने होते हैं ओके डाइट में, ताकि विटामिन भी मिलते रहे बच्चे ओके को, ओके अलग ओके अलग कलर के यानी कि fruit। अगर बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए, अपनी बिल्कुल मदर नहीं, के साथ हाँ जी, ये चीजें बतानी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। ये सारा जो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ये मदर का जॉब है। ओके मदर को पहले ही बच्चे को इस बारे में बताना है, बेटी को, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसको ओके शेम फील ना हो। अगर बच्चे उसको कहीं डर जाते हैं हाँ मैम जी कई हाँ बार, जी, ताकि वो डरे ना और वो कॉन्फिडेंट रहे इन दिनों क्योंकि में उन्होंने भी। ऐसी चीज देखी, फर्स्ट टाइम जब देखते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल, फर्स्ट हर टाइम जब फीमेल पीरियड के आते हैं लिए, तो हाँ बड़ी जी, एंजाइटी होती है, डर बिल्कुल जाते हैं, ये बिल्कुल, क्या हो गया हमारे हाँ साथ। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए तो हम अलग से भी डिस्कशन रख सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बच्चे को फर्स्ट एनकाउंटर होता है पीरियड्स के साथ, तो उसको खुद भी पता नहीं चलता यस यस मैम कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो इट इज मदर्स जॉब, ये मदर की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को सारी चीजें बताए और सच सच बताए। जैसे हम लोग बहुत बच्चों को मिसगाइड करते हैं, गलत गलत चीजें बना के कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, यस यस मिथ नहीं डालने हैं बच्चे ओके को, बच्चे को ओके बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज दो। ओके ये होता है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस है, आप इस तरह से अपना टेक केयर करेंगे, इस तरह से आप हाइजीन मेंटेन करेंगे। स्कूल में अगर प्रॉब्लम होता है तो अपने टीचर को जाके बताएंगे। चीजें अगर स्कूल में हो जाती हैं, नहीं पता मदर को भी, स्कूल तो बच्चा कैसे हैंडल करेगा जब तक बच्चे यस को यस पता नहीं है। मुझे लगता है बच्चे को सब चीजें पता होनी चाहिए क्लियरली, ताकि तो वो हर सिचुएशन में हैंडल आपके कहने का मतलब स्कूल में भी सैनिटरी पैड अवेलेबल बिल्कुल होनी चाहिए मैम। बिल्कुल होने चाहिए। ओके हाँ ओके जी, और बच्चे को शेम अगर नहीं होगी तभी तो वो अपने स्कूल के टीचर से जाके बात यस करेगा। यस मैम, यानी तो कि ये बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपनी कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करना फीमेल मदर का टीचर है जॉब उनके साथ हाँ, डिस्कस करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम थैंक यू सो मच, आपका इतने अच्छे आपने आंसर्स दिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर साहब रेवरेंड अजी अपन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें इनवाइट किया और एक हेल्थ टॉक, अच्छा हेल्थ टॉक हुआ, और मैम ने गायनी के क्वेश्चन दिए। मैम थैंक यू सो मच थैंक यहाँ यू, आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आके। मैं चाहती हूँ कि मेरे लेक्चर से अगर किसी भी फीमेल को बेनिफिट होगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लास्ट में फिर से क्राइस्ट चर्च स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, रेवरेंड एजी अपन का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।